हेलो बच्चों, तो कैसा हो आपका फिजिक्स का पेपर। उम्मीद करता हूँ सबका पेपर बढ़िया हुआ होगा। मैं थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, इस वजह से मैं पेपर का सॉल्यूशन जल्दी से डाल नहीं पाया। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिनमें बच्चों को डाउट आ रहा था। आइए पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में बच्चे डाउट लेके बोल रहे हैं बार बार, तो इसमें देखते हैं। सबसे सेक्शन ए के अंदर आपका पहला क्वेश्चन कहता है मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता का मान SI यूनिट में कितना होगा। द SI वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो देखिए आपको पता है, सबको पता है 8.85 × 10⁻12 होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। अब यहाँ पर इसके यूनिट को लेकर कन्फ्यूजन के दो ऑप्शन सेट हो रहे हैं। अगर आपको यूनिट याद है सीधा सा अच्छी बात नहीं याद है, देखिए आपको किसकी यूनिट पूछिए, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पूछिए। तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा बेटा आपका F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। अब यहाँ पर आप देखिए जो ये निकल के आएगा K का यूनिट कितना हो जाएगा, तो F × R² बटा Q1 Q2। अब K की यूनिट क्या निकल के आएगी, K की यूनिट निकल के आएगी F को क्या से मापते हैं, न्यूटन से, और ये किसका, मीटर स्क्वायर बटा Q कुलाम, तो कुलाम का स्क्वायर। तो ये K की यूनिट है। आप जानते हैं कि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मतलब K का यूनिट का उल्टा ही किसका यूनिट होगा, एप्सिलॉन का। तो अब एप्सिलॉन की यूनिट की जब बात करते हैं, एप्सिलॉन की यूनिट की, तो ये कितनी हो जाएगी, कुलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। या फिर आप इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप कुलाम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर -2 ऐसा। तो ये ऑप्शन आपका थर्ड वाला सेट हो रहा है। तो थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन इसमें राइट जाएगा। रंग सूचक प्रतिरोध में प्रतिशत सहनता यानी टॉलरेंस कितनी होगी। देखो इसको पूरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा से याद रखना है सुचार यानी कि सुनहरी, चांदी सा और रंगहीन। तो सुनहरी के लिए होता है 5%, इसके लिए 10%। तो आप देखिए 5% सुनहरी दिया है, गोल्ड दिया है ना, तो गोल्ड के लिए कितना हो 5%, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है लोहे का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है। देखो लोहा जो होता है आयरन, इसका क्यूरी टेम्परेचर आप जानते हैं कि 770 डिग्री सेल्सियस होता है, बट इसमें चारों ऑप्शन में से किसी में भी 770 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है, तो केल्विन में दे रखे। तो आप इसमें 273 ऐड कर लीजिए। क्या करेंगे इसके अंदर 273 ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा 3 7 14 1 और ये 3 10 और ये 1043 केल्विन। तो आंसर चल जाएगा 1043 केल्विन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 1043। अगला क्वेश्चन है आपको I बराबर ये दे रखा है आपको, I बराबर 200 साइन और ये दिया है 60 पाई T + π/6 में विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होगी, फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो आपको ओमेगा पता होना चाहिए। अब आप इसको कंपेयर करते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा T + φ से, इसको अपनी इक्वेशन से कंपेयर करें, I बराबर I0 साइन ओमेगा T + φ। इससे अगर आप कंपेयर करें तो जहाँ पर ओमेगा T है वहाँ पर कितना लिखा हुआ है 60T, मतलब ओमेगा का वैल्यू आपका कितना है 60 पाई T, तो ओमेगा का वैल्यू कितना है 60 पाई। अब ओमेगा जानते कितना होता है 2 पाई F बराबर कितना हो गया 60 पाई, तो पाई से पाई गया तो F बराबर कितना आ जाएगा 30 हर्ट्ज। आंसर चला गया आपका 30 है, 60 बटा 2 इधर जाएगा भाग में चला जाएगा। आंसर कौन सा चला जाएगा इसमें 30 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग आपका आंसर चला जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन है FM प्रसारण के लिए संचरण आवृत्ति बैंड परास कितना होगा, यानी कि कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज फॉर FM ब्रॉडकास्ट इज। तो देखिए इसका सीधा सा आंसर है, इसका आंसर जाएगा 88 से लेकर के 108 मेगा हर्ट्ज, 88 से 108 मेगा हर्ट्ज। अब ये कहाँ है, ये आपका दिया हुआ है NCERT के अंदर, सीधी NCERT की लाइन है, उसमें लिखा हुआ है कि FM के लिए 88 से 108 मेगा हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी चला जाएगा। उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, जिसकी लेंस क्षमता आपको ये दे रखी है। देखो आप जानते हैं फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है F/, ये दिया आपका 1/f। ये आपको तब लेना जब ये मीटर में दिया हो, अगर ये मीटर में दिया है तो 1/f हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में तो 100/f। ये जब किस में दिया हुआ है आपको सेंटीमीटर में हो। ओके, अब आप चारों ऑप्शन देखिए सेंटीमीटर में, तो इस हिसाब से आपको 100/f वाला करना चाहिए। तो पावर आपको दी है 2.5 डायोप्टर बराबर 100/f आपको निकालना है। तो बराबर हो जाएगा 100/2.5, 2.5 पॉइंट उड़ेगा तो पता कितना आ जाएगा 1000, और 1000/25 कितना होगा 4, और ये 40 सेंटीमीटर। आंसर कितना चलाएगा 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 पाई के तुल्य पथांतर कितना होगा, यानी 4 पाई के लिए इक्विवेलेंट आप जानते हैं। तो देखिए बेटा ये सिंपल सा, ये आपको इक्वेशन आपको एसी वाले चैप्टर में सिखा देते हैं। ये एक वेव चल रही है, हालांकि ये क्वेश्चन एसी का नहीं वेव का माना जाएगा, वेव ऑप्टिक्स का। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक जब वेव चलती है तो इसका क्या हो जाता है बेटा, एक वेव पूरी हो जाती है, इसको बोलेंगे लैम्डा है, कितना ये लैम्डा। अब यहाँ से चला यहाँ तक चला तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई। अच्छा यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो इस जगह पे आपका टाइम पीरियड होता है T/2 और यहाँ पर टाइम पीरियड हो जाता है T। तो आप ध्यान रखिए जब T चलता है इसके इक्विवेलेंट में इसका रेडियन कितना एंगल हो जाता है 2 पाई, और इसी के इक्विवेलेंट कितना हो जाता है लैम्डा। ओके, तो अब ये देखिए ये चला 4 पाई, तो जब यहाँ से यहाँ तक चला 4 पाई तो ये हो जाएगा 3 पाई और ये हो जाएगा 4 पाई, ये रहा 4 पाई, तो ये लैम्डा था, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
2 लैम्डा। सीधा आता तो ठीक है, नहीं तो इसके फॉर्मूले भी बता रहे हमने, या डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप लोग ऐसे वेव अगर आपके दिमाग में। वैसे इतना सोचना नहीं पड़ता, सीधा आंसर आ रहा है कि जब आपको 4 पाई दे रखा है 2 लैम्डा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि 100 वोल्ट, 7वां क्वेश्चन है 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दे दी। देखो इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इलेक्ट्रॉन कितना होता है 12.27/√v, लेकिन आंसर आपका किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो लैम्डा आपको कितना दिया 12.27/√v, √v की वैल्यू कितनी दी, v की वैल्यू 100 दे दी, तो 100 वोल्ट 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 12.27/10। तो यानी आप इसको करें लैम्डा ए बराबर 1.227 एंगस्ट्रॉम। अब जैसे बच्चों ने सोल्व किया उन्होंने तुरंत प्रभाव से आंसर नंबर कौन सा टिक कर दिया, ब वाला यानी बी वाला, जबकि ये आंसर नहीं है। याद रखिए आपका आंसर एंगस्ट्रॉम में आता है, और आप जानते हैं कि ये जो होता है ना, जैसे 10⁻⁹ ये होता है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, तो 10⁻⁹ मीटर जो होता है ये होता है बेटा आपका 1 नैनोमीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो आपका 10⁻⁻10 मीटर जो होता है ये होता है आपका क्या 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 नैनोमीटर बटा 1 एंगस्ट्रॉम करो तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा ऊपर पलट के 10 इंटू 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपका जो एंगस्ट्रॉम आया अगर नैनोमीटर में करेंगे तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, इसके अंदर 10 का भाग देंगे, और तो ये हो जाएगा 0.1227 नैनोमीटर। तो इसका आंसर जो है स वाला राइट जाएगा, सी वाला। इसके बाद आपके एक परिपथ दिया गया है, इसको सोल्व करना है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला ऐसा दिया है, ऐसा और ऐसा, फिर से इधर से ए सिग्नल आ रहा है, इधर से एक सिग्नल बी आ रहा है, और ये जाएगा ऐसा 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 ऐसा, और फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर से ऐसे, और ये वाई गया, और पूछा है कि इसके लिए कौन सा बूलियन इक्वेशन राइट हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यह जाएगा ए बार, डायग्राम तो सही है ठीक है, ए यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो क्या बन जाएगा ए बार, बी यहाँ से यहाँ तक जाएगा क्या बन जाएगा बी बार। अब आप ऐसा दिया तो उसको समझिए डॉट करेगा, तो जो वाई मिलेगा ये आपको मिलेगा ए बार, और ये आया इधर से बी बार, और दोनों बीच में क्या लगा देगा डॉट, और ये वाला सब पे क्या लगा देगा बार। अब इस बूलियन इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपको इस बार को तोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या लगाएंगे डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम जैसे लगती है बार टूटता है यहाँ पे क्या बन जाता है प्लस, तो ए डबल बार प्लस बी डबल बार, डबल बार से डबल बार कैंसिल, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी कौन सा ऑप्शन दिया बेटा, इसमें ए प्लस बी पहले ऑप्शन अ वाला राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र डैश होता है। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल हैज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट डैश इनसाइड इट। देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज आपको शेल बोल दिया, अब यूनिफॉर्मली चार्ज शेल बोला मतलब अंदर से खोखला है, जब खोखला होगा तो इस टाइम पे शेल देगा, ये कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर कोई मटेरियल नहीं है। तो इसके अंदर टोटल अगर आप कोई हिस्सा घेरते हैं तो उस हिस्से के अंदर टोटल चार्ज कितना आता है 0, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ पर है, जितना भी आप चार्ज ले रहे हैं वो चार्ज इसकी सरफेस पर है, तो अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा। जब के क्यू ई बराबर क्या होता है आपका, ई बराबर होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो ये क्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0, तो ई बराबर भी कितना हो जाएगा बेटा 0, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर 0 जाएगा। अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर क्या होता है, रेजिस्टिविटी के साथ क्या फर्क पड़ता है। देखो आप जानते हैं कि जो अल्फा होता है वो सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा कैसा होता है बेटा नेगेटिव होता है, और कंडक्टर के लिए अल्फा कैसा होता है, कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात है, इसका फॉर्मूला भी होता है रो बराबर रो नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसका फॉर्मूला होता है। बट आपको याद है ठीक नहीं याद है, सीधा बताइए। कंडक्टर के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। सेमीकंडक्टर के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी रेजिस्टिविटी या रो जो होगा वो घट जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा इसमें, रेजिस्टिविटी, ताप में वृद्धि होने पर रेजिस्टिविटी घटती है। ठीक है, दो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं चालकों के मध्य, देखो सिंपल सा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। देखिए इसमें हिंदी में क्वेश्चन पढ़िए, दो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के चालकों के मध्य डैश बल है। द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज, दो करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में फोर्स कौन सा होगा। तो जो इसका क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दो तार है जिनमें करंट जा रहा है, तो उसमें फोर्स कैसा होता है, तो बीच मैग्नेटिक फोर्स होता है। कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल होता है। ठीक है, लेकिन हिंदी में देखिए, दो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के चालकों के मध्य डैश बल है। अब यहाँ पर चुंबकीय बल आप बता दें तो बढ़िया बात है, लेकिन दिशा की उसने बात कर ली कि समान दिशा में धारा जा रही है। तो ये रहा एक वायर, इसमें इधर करंट जा रहा है, ये रहा एक वायर, इसमें इधर करंट जा रहा है। तो 1 नंबर और 2 नंबर, तो आप देखिए इस वजह से, इस तार की वजह से यहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे अंगूठा ये रहा, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर, ये आ जाएगा B1,
अब इस वायर की वजह से देखें इधर मैग्नेटिक फील्ड, तो इस वायर की वजह से आ जाएगा B2 डॉट, तो B2 जो है वो डॉट में है, B1 जो है क्रॉस में। अब इस वायर पर देखिए फोर्स किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स लगा इधर, किस पर लग रहा है 2 पर, किस वजह से 1 की वजह से। इसमें देखिए आप देखिए करंट इधर की तरफ और मैग्नेटिक करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ये आ जाएगा फोर्स इधर की तरफ, तो इस पर लग रहा है इधर की तरफ F12। अब दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन या आकर्षण। तो दो समान दिशा में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के चालकों के मध्य आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स होता है। हिंदी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो ये आंसर बनता है। इंग्लिश की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर आपने हिंदी पढ़ ली है ठीक है तो अट्रैक्शन फोर्स है, बाकी आपने मैग्नेटिक फोर्स किया तो भी जो लैंग्वेज दे रखी है उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन पेपर के आगे आगे पढ़ी लिखा है हिंदी इंग्लिश में कोई त्रुटि होने पर सही कौन सा माना जाएगा, हिंदी वाला। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आंसर है वो अट्रैक्शन फोर्स होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी इसका आंसर अगर आप मानना चाहें तो मान सकते हैं अंग्रेजी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का बार अपवर्तन डेश बार परावर्तन आंतरिक परावर्तन होता है। प्राथमिक बोला है, चलो मैं समझ देता हूँ। प्राथमिक इंद्रधनुष ये पानी की एक बूंद है, कब से बना रखी है मैंने। इस पानी की बूंद के अंदर लाइट रे आई रही है, ये सूर्य से लाइट की रे आई, जब भी लाइट की रे आएगी तो यहाँ पर आप एक नॉर्मल खींचते हैं तो ये विरल से सघन में आ रही है, रेयर से डेंसर में आ रही है, तो नॉर्मल के पास आएगी, नॉर्मल के पास आ गई। जब यहाँ पर टकराती है तो कुछ ऐसा एंगल बन जाता है कि अंदर ही अंदर वापस हो जाता है TIR। क्या हो गया बेटा, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। और जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पर वापस नॉर्मल से दूर जाएगी, तो नॉर्मल से दूर जाएगी तो ऐसे जाएगी। जब ये नॉर्मल से दूर जाती है इस तरीके से किसी की आँख पर गिरती है, यहाँ पर किसी की आँख रखी हुई है और एक किसी की आँख के ऊपर गिरती है, तो यहाँ पर जो दिखाई देगा ये प्राथमिक इंद्रधनुष होगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में यहाँ पर क्या हो बेटा, अपवर्तन, यहाँ पर क्या हुआ अपवर्तन, तो अपवर्तन कितनी बार हुआ, 2 बार। TIR कितनी बार हुआ, 1 बार। लेकिन जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है इसमें TIR यहाँ से 2 बार तो TIR होता है, 2 बार ही अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है। इन द प्राइमरी रेनबो लाइट इज रिफ्रेक्टेड 2 टाइम्स एंड इंटरनल रिफ्लेक्टेड 1 टाइम, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एकल धनावेश Q इज ग्रेटर देन 0। Q इज ग्रेटर देन 0 बोलने से उनका मतलब है कि पॉजिटिव है। अरे पॉजिटिव जो भी होता है वो 0 से बड़े होता है, तो कह रहा है धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से विद्युत बल रेखा इधर सही है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। पॉजिटिव चार्ज ऐसा होता है, ये प्लस Q चार्ज रखना है और इसकी वजह से ऐसे बाहर निकलती हुई विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखानी थी। इतना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा चित्र बना था, बढ़िया सा मस्त डायग्राम। इसके बाद स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की 2 विशेषताएं लिखी है। देखिए बेटा यहाँ पर निग्राहिता और धारणशीलता की बात हुई है। अगर ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में डाल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी गाइड लेके आ रहे हैं, उस गाइड के अंदर लिखा हुआ है कि कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन अपन NCERT को फॉलो करेंगे। NCERT में क्या लिखा हुआ है, विद्युत धारणशीलता और निग्राहिता दोनों क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। NCERT के पैराग्राफ में दे रखा है, तो हाई कोरोसिटी और हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, इसके अंदर ये आंसर जाएगा। अगला निम्न में से 2 अनुचुंबकीय पदार्थ छाटिए। तो 2 अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, तो पहला इसमें एक तो है सोडियम और दूसरा हो जाएगा एल्यूमिनियम। ये भी NCERT से है, सीधा NCERT में एग्जाम्पल दे रखे। निर्वात में लिखा मैग्नेट्रॉन द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम बताइए, तो इस तरंग का नाम होता है सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव्स होती है। ओके हाँ जी, एक वक्रता त्रिज्या R दे रखी है। R आपको कितना देगा बेटा, 28 सेंटीमीटर दे दिया, और आपसे पूछा है कि फोकस दूरी F क्या होगी, तो F बराबर क्या होता है R/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर इसका आंसर था। 1 नंबर क्वेश्चन था। फ्रेनेल दूरी और इसकी क्या कहते हैं, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य द्वारक साइज में संबंध बताने वाला सूत्र क्या होगा बेटा, ये सूत्र क्या होता है, ये होता है ZF बराबर d² / जिसमें d² जो होता है, d का मतलब द्वारक है, अपर्चर का डायमीटर हो जाएगा आपका, और यहाँ पर ZF ये जो होता है फ्रेनेल दूरी, और ये आपका लैम्डा इसकी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। तो ये संबंध लिखना था इसके अंदर। P प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक पूछे बेटा। P प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक जो होता है वो होल्स हो जाएंगे और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन सेक्शन B स्टार्ट हो गया। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 2 आवेश 2 × 10 Q आवेश दे रखा है। Q की वैल्यू दे रखी है, Q बराबर दे रखा है 2 × 10⁻⁹ कूलम के कारण R दे रखा है आपको 9 × 10⁻⁴ मीटर डिस्टेंस पर विद्युत विभव की परिकलन कीजिए। तो V बराबर क्या होता है KQ/R। अब बोलिए K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितनी दी 2 × 10⁻⁹ बटा हुआ R की वैल्यू आपको कितनी दी 9 × 10⁻⁻, कितनी बोल रहे हो 4 बोल रहे हो, तो 1 से 9 से 9 कट गया, ये 10⁻⁹ से प्लस का 9 कट गया। अब इधर क्या बचा, इधर तो बचा 2, इधर बचा 10⁻⁴, तो V बराबर हो जाएगा बेटा 2 और ऊपर चला गया 10⁻+4, तो V बराबर 2 × 10⁻+4 वोल्ट इसका आंसर चला जाएगा। कहीं पे मीटर सेंटीमीटर तो कुछ भी नहीं खेला है, तो ये आंसर चला जाएगा, ठीक है। और इसको आप बढ़िया से लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा क्या रे, 1 2 3, ठीक है 20,000। 3 बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। थ्योरेटिकल आपने किए होगा। अगला न्यूमेरिकल, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से 1 एम्पियर तक गिरती है, तो औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है। तो स्व प्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू पूछा है। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस इसमें कैसे निकालेंगे,
आपने पढ़ा है सेल्फ इंडक्टेंस, आपने करंट EMF का फॉर्मूला पढ़ा, E बराबर होता है मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, L/dt, L/dt होता है ना। आपको भी बोला है कि जो EMF है वो 200 वोल्ट कितना दिया है, 200 दिया है, 200 वोल्ट EMF दिया है L, और बोल रहा है चेंज इन करंट कहाँ से कहाँ तक होती है, तो चेंज इन करंट बेटा 0.5 से 1 तक होती है। हालांकि मैं इसमें माइनस माइनस लगूंगा, सब कुछ मामला बैलेंस हो जाएगा, पर मेरे को इतना करना नहीं है, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ कि भैया 5 से 1 तो 4 डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है और टाइम कितना लग रहा है 0.1 सेकंड, तो इसका पॉइंट उड़ाएगा कितना हो जाएगा 40, 0.1 सेकंड, हाँ 5 से 1 एम्पियर, ठीक है, आंसर 4 का रहा है। जे हो गया 40, 40 के 1 0 से 1 0 कटा, और L बराबर आ जाएगा आपका 5 से 5, ठीक है, तो L का वैल्यू 5 आ जाएगा। सोल्व कर लिया होगा आपने ये। इसके बाद फेराडे का और लेंज का नियम पूछा है, थ्योरी से क्वेश्चन ने। हाँ, शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर के लिए पूछा है कि प्योरली कैपेसिटिव के लिए कितना होगा। बेटा प्योरली कैपेसिटिव है तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos 5 बराबर, आपने इस तरह से बनाना है, कुछ भी नहीं करना, ये मतलब सोचने के लिए, ये R, ये तो होता है आपका R, ये होता है आपका Z, और ये होता है आपका XL माइनस XC या XC माइनस XL जो भी आप लिखते हो, और ये होता है आपका 5। तो इसको देख के बताइए cos 5 क्या होता है, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, लाल बटा, हाँ आधार बटा कर्ण, R/Z। अब पूछा है कि सबसे पहले इसके अंदर पहला पूछा है कि शुद्ध धारितीय परिपथ, शुद्ध धारितीय मतलब प्योर कैपेसिटिव है, तो आपने रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा, रेजिस्टेंस नहीं लगा तो R की वैल्यू 0, जब ये 0 तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0, तो पहले का आंसर कितना जाएगा 0 यानी 0 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है LCR के लिए cos 5, LCR अनुनादी के लिए cos 5 की वैल्यू बोलिए। रेजोनेंस हो रहा है बेटा, रेजोनेंस में क्या होता है XL बराबर XC होता है, तो XL माइनस XC कितना हो जाएगा 0, उस टाइम पे R बराबर क्या होता है Z, तो R/R कितना हो जाएगा 1, तो cos 5 की वैल्यू वहाँ पर कितनी आ जाएगी 1, cos 5 की वैल्यू 1। ध्यान रखना यहाँ पर आपको पावर फैक्टर बराबर 1 लिखना है, cos 5 बराबर 1 लिखना है, तो वहाँ पर अगर cos 5 की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू कितनी है, तो 5 की वैल्यू 0 है, वो आपको नहीं लिखना है, वो नहीं पूछा, वो फेज डिफरेंस गिना आएगा, फेज डिफरेंस नहीं पूछा गया यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पावर फैक्टर कितना होगा, तो पावर फैक्टर आपका 1 आंसर जाएगा इसमें। ये इसका रोमन संख्या का दूसरा वाला और रोमन संख्या का पहला वाला। ट्रांसफार्मर की होने वाली ऊर्जा हानि या क्षय का उल्लेख कीजिए, कैसे कम किया जा सकता है, मतलब लॉसेस कौन कौन से होते हैं, उनको कम कैसे किया जाता है, थ्योरेटिकल पॉइंट है, आपने पढ़ा होगा, एडी लॉस होता है किस तरह से, और कॉपर लॉस वगैरह, आयरन लॉस सारे पढ़े, तो वो सारे इसमें इंक्लूड करने। अब इसमें डेफिनेशन पूछिए, 2 दिन पहले मैंने लिखाया था क्लास में, वो वाली डेफिनेशन पूछ लिए, मैंने तो 3-4 लिखे थे, 2 पूछ ली उनमें से। हाँ, सीजियम के लिए कार्यफलन पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 कि किसी धातु जैसे सीजियम के लिए जो फाई की वैल्यू आपको दे रखी है 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी देहली आवृत्ति क्या होती है आपकी आवृत्ति म्यू नॉट दे रखी है, अच्छा निकालनी, देहली आवृत्ति इसकी निकालनी है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा बेटा, आप जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है H न्यू, अब यहाँ पे 5 बोला था H न्यू नोट हो जाएगा, तो H न्यू नोट बराबर कितना हो जाएगा 5, कितना 2.14 बटा हुआ कितना हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। H की वैल्यू आप रखते हैं कितनी होती है 6.6 × 10⁻34, लेकिन आप किसमें रखेंगे जूल में, 34 हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, क्योंकि ये वैल्यू इसकी जूल में होती है, तो कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये इसका सॉल्यूशन का आंसर जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा कितनी है, तो हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम कुल ऊर्जा आपको दे रखी है -13.6 वोल्ट दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो -13.6 टोटल एनर्जी, आपको याद रखना हाइड्रोजन के लिए जो होता है, ये किसी भी एटम के लिए जो टोटल एनर्जी होती है ये होती है माइनस ऑफ, या टोटल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी होती है, ये टोटल एनर्जी का माइनस होता है। मतलब जो आपको टोटल एनर्जी दे रखी है बस वही प्लस में काइनेटिक एनर्जी से बोल दे कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी है, माइनस का 5 इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस का, ठीक है। तो इसका आंसर चला जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद आप देखते रहिए अगले रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां पूछी है, रेडियो एक्टिविटी, आगे के सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो आपकी थ्योरी बेस्ड आए थे, न्यूमेरिकल यही थे। उम्मीद करता हूँ आप सबका पेपर अच्छा होगा। थैंक यू।